नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज एक अलग विषय पे कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अंतिम दशक 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक जो एक कहानी को खासकर कहानी शैली एवं शिल्पगत नए प्रयोग एवं प्रक्रिया से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका विषय है अंतिम दशक की हिंदी कहानी शैली एवं शिल्पगत नए प्रयोग एवं प्रक्रिया है। अंतिम दशक में प्रकाशित विभिन्न कहानी संग्रह, कादम्बनी, इंडिया टुडे, हंस तथा देश भर के विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित कहानियों को दृष्टि में रखकर अंतिम दशक की हिंदी कहानी शैली एवं शिल्पगत नए प्रयोग एवं प्रक्रिया को एक संक्षिप्त भाषण में समेटना तो गागर में सागर नहीं, बिंदु में सिंधु भरना है। यह काम आसान भी नहीं है। फिर भी संक्षिप्त रूप में अंतिम दशक में प्रकाशित कहानियों के बारे में एक प्रस्तुतिकरण मैं करना चाहता हूँ। आज हिंदी कहानी केवल परिमाणात्मक दृष्टि से ही नहीं अपितु गुणात्मक रूप में भी भारतीय भाषाओं की कहानी में ही नहीं, विश्व साहित्य की कहानी में अपना अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रखती है। आज अधिकांश पत्रिकाओं के संपादक स्पष्ट निर्देश देते हैं कि हमारे लिए मात्र इतने ही शब्दों की रचना अर्थात कहानी भेजिए, इससे अधिक छापना संभव ना होगा। अतः कहानीकार के लिए कहानी के कथ्य, भाषा, शिल्प और किसी नई सोच के तहत अपनी बात कहने से पहले यह चिंता पैदा हो जाती है कि कहानी उस चौकट में कैसे फिट हो जो दैनिक पत्र के रविवारी पृष्ठों के संयोजनकर्ता ने बता दिया है। शशि प्रभा की तारतम्य कहानी आज की जिंदगी से जुड़ी सच्चाई को लेकर कई प्रश्न पैदा कर देती हैं। एक गरीब नौजवान अपनी बहन की शादी के खर्च से परेशान है। अंत में एक ही रास्ता बचता है, चोरी और हत्या। यह जुर्म है। प्रश्न सामने है कि पैसे वाले सफ़ेद पोश का जुर्म क्या है। लेखिका कहानी का अंत आते आते व्याख्याकार का रूप धारण कर लेती है। प्रभुनाथ सिंह की कहानी आहत उजाले में कर्फ्यू, दंगे और इनसे परेशान आदमी के बीच कथानक डूबता उतरता है। कहानी का अंत भी जाना पहचाना सा लगता है, फिर भी जिस सन्नाटे की लकीरें कहानी खींचती हैं वह कहानीकार के रचना कौशल का परिचय देता है। वीरेंद्र सक्सेना की अंत नहीं कहानी में लेखक अपनी चिर परिचित शैली में एक नवयुवक की उस मजबूरी का चित्र खींचते हैं जो परिवार की उपेक्षा भी नहीं कर पाता, साथ ही प्रेमिका से दूर होना भी उसके लिए असाध्य है। उसकी बहन कुंवारी है। जब तक बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। समस्याओं का अंत नहीं, इसी उलझन में उलझता है कहानी का कथानक। रामदर्श मिश्र की चक्र कहानी का विषय सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा हुआ है। शरीफ यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्रोफेसर है। प्रोफेसरों की नई बसी कॉलोनी गंगा विहार में वो भी मकान बनवाता है, मगर दंगों के शुरू होते ही उसे भाग कर गंद जाहिल लोगों के मोहल्ले में किराए के मकान में रहना पड़ता है, जहां उसकी युवा बेटी गुंडे टाइप की मुस्लिम युवकों से गिर जाती हैं। शरीफ जैसे शरीफ लोग जो मुसलमान होने के कारण हिंदू कॉलोनी में रह नहीं पाते और अपने पढ़े लिखे होने के संस्कारों के कारण रूढ़िवादी मुस्लिम आबादी में भी रह नहीं सकते, फिर कहाँ जाएं वो। कहानी का यह वाक्य, वक्त तो अपनी चाल चलेगी ही, आदमी चले या ना चले, या हाँ बेगम आदमी ने तो अपनी चाल छोड़ ही दी है। जिंदगी के कई अर्थ होते हैं। भीष्म साहनी ने अपनी कहानी में कुंठ में दफ्तरी मानसिकता को झेलते पात्र का एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कश्मकश में फंसे कितने दयनीय हो जाते हैं, जिसे चाप पाना भी उनके लिए संभव नहीं रह पाता। खुलेपन से चित्रित किया है।
वर्ष 1993 में सांप्रदायिक दंगों ने हिंदी कहानी को भी भयाक्रांत कर दिया है। कई लघु पत्रिकाओं ने सांप्रदायिकता विरोधी विशेषांक प्रकाशित किए। इनमें कतार का नवंबर 1993 के अंक में 2 कहानियां प्रकाशित की गई हैं जो सीधे सांप्रदायिक दंगों की जमीन पर मानवीय पीड़ा को सामने लाने का प्रयास करती हैं। पहली कहानी पलाश विश्वास की टुकड़े टुकड़े हुई पहचान, दूसरी कहानी शिव कुमार यादव की है हम जाएं तो जाएं कहाँ। दंगों पर लिखना बहुत आसान मान लिया गया है। कुछ चीखें, कुछ सन्नाटा, कुछ डरे चेहरे, कुछ आहें, कुछ रोने की आवाज़ें, 2-4 हिंदू मुसलमानों की सम्मिलित उपस्थिति, फिर सबका मिलकर सियासतदारों को कोसना, साथ ही गली या सड़कों पर फौजी बटों की धमक और रह रह कर बजती पुलिस की सीटियाँ। इसी के साथ साथ भावुकता से भरे हुए संवाद फूलवती में बहू बोल रही थी या माँ, हर औरत आखिर माँ ही होती है। प्रभा सक्सेना की धारा के विरुद्ध कहानी संग्रह की कहानियों की अनुभूंज सांप्रदायिकता, नारी मन के प्रश्न, राष्ट्रीय अस्मिता तथा देश में व्याप्त अशांति और अव्यवस्था है। प्रबुद्ध पाठक के लिए ये प्रश्न बड़े समयानुकूल है। 2 संप्रदायों के बीच बनते बिगड़ते संबंध की समस्या है या पिछले इतिहास का परिणाम है? जातियों और धर्मों के बीच का संघर्ष क्यों है? क्या यह मिटाया नहीं जा सकता है? आदि आदि प्रश्न प्रभा सक्सेना की जल्दी छाया में सांप्रदायिकता पर चिंता व्यक्त की गई है। सरदार कहने से जो चेहरा सामने आता था वह किसी मनुष्य का नहीं लगता था, किसी खूंखार हत्यारे, किसी दुर्दांत आतंकवादी, एक खौफनाक स्थिति और पूर्णतः रक्तरंजित माहौल। अमरेंद्र मिश्र की मनी प्लांट हास्य व्यंग्य पूर्ण शैली में रचित कहानी है। कहानी में आज के नए फैशन पुस्तक विमोचन पर व्यंग्य हैं। ऐसे महोत्सवों में वक्ता को पुस्तक की विशेष जानकारी नहीं होती है, तब वो लेखक के पिता के कुछ संस्मरण सुना देता है, अथवा वक्ता को संकलन लेखक या कवि का भी नाम पता नहीं होता है। चांदनी रात पर लिखी कविता की पुस्तक पर वक्ता सांप्रदायिकता को लेकर एक भाषण दे डालता है। इसी के कारण देश खोखला होता जा रहा है। साहित्यिक व्यक्तियों के स्थान पर राजनैतिक नेता पुस्तक विमोचन करते हैं। लेखक की ऐसी अवसरों पर बड़ी दुर्गति होती है। मंत्रियों के घर इन पुस्तकों से भरे रहते हैं जिनका उन्होंने विमोचन किया था। लेखक का मंतव्य है कि राजनीति को सुधारने से पहले अपने चरित्र को सुधारना होगा, जो कि एक कठिन काम है। यह कहानी आज के राजनीतिक माहौल का आईना है। मंत्री जी मंत्री ना रहने पर राजनीति को पवित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन जब स्वयं मंत्री होते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते। अंतिम दशक में बहुचर्चित कहानियों में उदय प्रकाश की पाल गोमरा का स्कूटर एक है, जिसमें बड़े तीखे रूप में अपने समय के भ्रष्टाचार, कदाचार, जीवन में चारों ओर फैल रही मूल्यहीनता पर कुठाराघात करते हुए आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर प्रहार किया गया है। कहानी का परिदृश्य बहुत बड़ा है। कहानी अपने विराटत्व में युग जीवन की संपूर्णता को समेटने का प्रयत्न करती है। इन पंक्तियों से ही पूरी कहानी के रंग और प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त होगा। सन्यासी वातानुकूलित गाड़ियों में तीर्थ यात्रा कर रहे थे और एनआरआई पूंजी तथा पेट्रो डॉलर से कार सेवा कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र बाजार में तांत्रिक विभिन्न राष्ट्रों के बीच मिसाइलों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की खरीद फरोख्त में दलाली कर रहे थे। 25 साल तक गले तक गड्ढे में दसे एक योगी ने कई देशों के कई शहरों में 5 सितारे होटल खोल रखे थे और 50 साल से पेड़ की मचान पर टंगे एक बाबा के पैर के अंगूठे की छाप अपने माथे पर लगवाने के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का समूचा कैबिनेट कतार बनकर कीचड़ में खड़ा था। प्रधानमंत्री इतिहास के सबसे बड़े टग को सार्वजनिक रूप में लगातार छूमे जा रहा था। 5 साल पहले एक गांव के सोते हुए 67 लोगों को गोलियों से भून डालने वाला डाकू की जीवनी पर बनी फिल्म सुपरहिट हो गई थी और उसे ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला था।
महात्मा गांधी को अश्लील गालियां देकर राष्ट्र का एक सम्मानित समलैंगिक मीडिया स्टार बन चुका था। बोतल राज्य परिवहन की हजारों खूनी रंग की बसों में नादिर शाह का जिन सवार हो गया था और हर रोज 50 बन्नों, औरतों और साधारण लोगों को अपने टायरों के नीचे कुचल रहा था। इस प्रकार यह कहानी समकालीन कहानी के विकास में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ है। मैत्रेय पुष्पा की लालामिनिया कथा संग्रह आया है। उन्होंने गांव की जिंदगी की बदलती हुई तस्वीर में नारी की बदलती भूमिका में कशमकश करती नारी की जिंदगी का जो पहलू चित्रित किया है हिंदी कहानी में, वो बिल्कुल नया है। उनकी अविस्मरणीय कहानी फैसला में गांव की पंचायतों में महिलाओं का प्रधान के रूप में आना कितना बेमानी होकर रह गया है। भले ही वो प्रदान हो गई हो, किंतु अभी भी उसका अस्तित्व रबड़ की मुहर बनकर रह गया है। उसके नाम पर फैसले उसके तेज तर्रार पति, बाई, देवर आदि ही करते हैं। ब्लैक प्रमुख की पत्नी वसुमती देवी को प्रधान बनाया जाता है, इसलिए नहीं कि वे सचमुच की ग्राम प्रधान बनकर पंचायत में हिस्सा लें, अपितु इसलिए कि पत्नी से ज़्यादा भरोसे का आदमी कौन मिलता पति रणवीर सिंह को। उनका मन हाहाकार करता है, लेकिन विद्रोह की हिम्मत नहीं पड़ती। किंतु जब हरदेही के आत्महत्या करने पर ईश्वरी गड़कनी उसे धिक्कारती है तो उसका हृदय क्रंदन कर उठता है। तभी वो बड़ा फैसला लेकर अगले चुनाव में अपने पति को वोट नहीं देती और वह एक सामान्य से लोहार के सामने एक वोट से ही पराजित होता है। मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह समागम में 8 कहानियां हैं। मृदुला गर्ग की इन कहानियों में एक समृद्ध कथाकार की कलाकारिता तो मिलती ही है। इन कहानियों के कथ्य में बहुत वैविध्य है। कहीं इन कहानियों में नारी स्वातंत्र्य का प्रबल स्वर है। चित्रा मुद्गल का जिनावर संग्रह अपने व्यापक फलक के कारण आकर्षित करता है। नारी को अपने विभिन्न भूमिकाओं में जो अत्याचार, अन्याय, उपेक्षा समाज में पग पग पर मिलती हैं, उसकी बिल्कुल अनजानी और अनचाही स्थितियों को उबारती हैं। ये कहानियाँ नारी स्वातंत्र्य की चिंता उनकी कहानियों की अंतर्धारा है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हरिजन एक्ट का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, पुन्नी सिंह की नागफांस कहानी में वर्णन किया है। ममता कालिया ने अपनी कहानी मुखौटा में आरक्षण की समस्या को बिल्कुल नए कोण से उठाया है। ब्राह्मण युवक ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर अपने करियर में सफलता की ऊंची सीढ़ी तो चढ़ता चला जाता है, किंतु जब उसकी ब्राह्मण प्रेमिका इसलिए उससे विवाह के लिए तैयार नहीं हो पाता कि वो पिछड़ी जाति का है, तो वह उस मुखौटे को नहीं उतार पाता। इनके साथ साथ उदय प्रकाश की वारेन हेस्टिंग्स का सांड, अवधेश प्रीत की ग्रास रूट, विजयकांति की पुष्ट दर पुष्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि की अम्मा, केशव की अशेष, सूर्यबाला की दादी और रिमोट कंट्रोल, हृदय की दिल्ली में 2 बैल, प्रियंवदा की रेत, ज्ञान प्रकाश विवेक की उजाड़ आदि यादगार कहानियां हैं। उदय प्रकाश की वारेन हेस्टिंग्स का सांड जैसी चुनौतीपूर्ण कहानी न केवल अपने कथ्य की दृष्टि से अपितु शैली एवं शिल्पगत नए प्रयोग एवं प्रक्रिया की दृष्टि से भी भारतीय साहित्य की एक बेजोड़ कृति है। विश्वास नहीं होता कि कहानी के इतने बड़े औपन्यासिक विराट धरातल पर विचार संवहन का ऐसा प्रबल अस्त्र बनाया जा सकता है। स्वयं कहानीकार की यह टिप्पणी, इस कहानी में इतिहास उतना ही है जितना दाल में नमक होता है। अगर आप इसमें इतिहास खोजने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में रेत की डूह या कनेर की टहनी बर आएगी। असल में जब इतिहास में स्वप्न, यथार्थ में कल्पना, तथ्य में फैंटेसी और अतीत में भविष्य को मिलाया जाता है तो आख्यान में लीला शुरू होती है और एक ऐसी माया का जन्म होता है जिसका साक्षात्कार सत्य की खोज की ओर एक यात्रा ही है। इसलिए हर लीला और प्रत्येक माया उतनी ही सच है जितना स्वयं इतिहास। यह कथन इस कहानी के कथ्य और शिल्प का कुछ परिचय देता है। अंग्रेजों द्वारा भारत
को अपनी औपनिवेशिक चालों में फंसाकर दास बनाना, दास बनाकर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को नष्ट करना, उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार में यहाँ के सारे श्रेष्ठ मूल्यों का क्रमशः क्षरण आदि अनेक अनेक प्रश्न और चिंताएं कहानी का अंग सहजता से बनाती हैं। यह जटिल संरचना भी एक सशक्त कहानी है। अंतिम दशक की कहानियों को देखने से देश में प्रचलित भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवादी समस्या, सांप्रदायिक दंगे, ज़्यादातर राजनीतिक भ्रष्टाचार, मनोविज्ञान, पारिवारिक संबंधों में तनाव, मध्यवर्गीय समस्याएं, शिक्षित वर्ग का अहम, विशेषकर हर जगह स्त्रियों पर किए गए अत्याचार आदि विभिन्न अंश कहानियों की कथा वस्तु बनने पर भी ज़्यादातर पक्षपात रहित या तटस्थ होकर कहानीकार कथा को नहीं चला रहे हैं। अधिकांशतः एक वाद या एक वर्ग के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। कहानी तो कहानी है, फटाक से 10 या 15 मिनट में पढ़ना या सुनना है। सशक्त कथोपकथन एवं सरल भाषा से युक्त लघु कथाएं ही ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्त्रीवादी, दलित आदि आदि तरह तरह की कहानियां आने के बावजूद भी अंतिम दशक की कहानी ने हर दृष्टि से हिंदी कहानी भंडार को और अधिक श्रीबुद्धि ही नहीं की समकालीन समाज में प्रचलित विभिन्न समस्याओं को सफलतापूर्वक उजागर करने में सफल हुई। इन समस्त कहानीकारों ने हिंदी कहानी के शिल्प और शैली को नवीन आयाम प्रदान किए हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि समकालीन कहानी की रचना प्रक्रिया ना तो प्रेमचंद के समय की कहानी के समान है और ना ही नई कहानी के उदय काल में लिखी गई डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ अथवा निर्मल वर्मा की परिंदे के समान ही है। आज का कथाकार तीव्रगामी सूचना तंत्र के दबाव को भी महसूस करता है, इसलिए उसकी कहानी में शैली और शिल्प की नवीनता का आग्रह दिखाई देता है। और इस प्रकार मैंने संक्षेप में बहुत कम समय में लगभग 90 से लेकर 2000 ईस्वी तक मतलब 10 वर्ष की जो हिंदी कहानी यात्रा से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय देने के मैंने कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद।